सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मिशन मजनू मूवी को। और अगर इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में बात करें तो इस मूवी को IMDb ने 7.4 आउट ऑफ 10 में से दिए हैं। सो एक्सप्लेन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आप देख पाए। सो मूवी की शुरुआत में हमें दूसरा विश्व युद्ध दिखाया जाता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। उसके बाद पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का पागलपन छाया था। 1971 में पाकिस्तान इंडिया से तीसरी बार हार चुका था और इसीलिए पाकिस्तान को इंडिया से किसी भी कीमत पर बदला चाहिए था। पर यह पॉसिबल तभी होगा जब उनके पास न्यूक्लियर बम होगा, लेकिन जंग हथियारों से नहीं दिमाग से जीता जाता है। और इंडिया के पास एक ऐसा ही हुकुम का इक्का था जिसका नाम रॉ है, यानी वो एजेंट जो दुश्मन देश में रहकर उस देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अपने देश तक पहुंचाते हैं। और इंडिया के ये रॉ एजेंट्स पाकिस्तान के हर हिस्से में फैले हुए थे। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे ही जाबाज रॉ एजेंट से, जिसका नाम तारिक है और वो पेशे से एक दर्जी है। पाकिस्तान में नमाज खत्म होने के बाद तारिक अनवर भाई से काम मांगता है अपने मुइन चाचा जी के दुकान पर फौजियों के नए कपड़े सिलने का। और अनवर भाई का कहना है कि उनके चाचा जी को अभी कोई नए कारीगर की जरूरत नहीं है, तो उसे मना कर देता है। लेकिन वहाँ के एक मौलवी साहब के कहने पर अनवर तारिक को अपने चाचा जी से मिलवाने ले जाता है। वहाँ पर मुइन चाचा जी तारिक को परखते हैं कि वो ठीक ठाक दर्जी है या नहीं और उससे सुई में धागा डालने के लिए कहते हैं। और जब तारिक सुई में धागा डाल रहा था तब उसकी नजर नसरीन पर पड़ती है और वो बस उसे देखता ही रह गया। नसरीन मुइन चाचा जी की भांजी है और वो बेचारी बचपन से ही अंधी है। ये बात अनवर उसे बताता है। उसके बाद वो 300 रुपए में मुइन चाचा जी के दुकान पर काम करने लगा और इसी बहाने वो हर रोज नसरीन से भी मिलने लगा। धीरे धीरे उन दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है और फिर उन दोनों को प्यार हो जाता है। और एक दिन ऐसा आया जब तारिक ने नसरीन के पिताजी से उसकी और नसरीन की शादी की बात की, लेकिन नसरीन के पिता को इस शादी से ऐतराज था क्योंकि तारिक की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और उन्हें डर था कि उनकी बेटी शादी के बाद खुश नहीं रहेगी। फिर नसरीन उन्हें समझाती है कि वो तारिक के साथ खुश रहेगी। उसके बाद वो मान जाते हैं इस शादी के लिए। फिर उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। उसके बाद हमें 1974 का वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन इंडिया पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग में कामयाब होता है। जब ये बात पाकिस्तान के ISI हेडक्वार्टर तक पहुंची तब वहाँ के सारे ISI एजेंट्स के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। और फिर पाकिस्तान के PM ने ISI एजेंट्स के साथ एक मीटिंग बुलाई, जहाँ पर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि पाकिस्तान भी अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर रहेगा और अगर इसके लिए उन्हें भूखा पेट रहना पड़ा तो अभी वो रह लेंगे, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बन के रहेगा। और इसके लिए पाकिस्तान के सबसे खतरनाक साइंटिस्ट AQ खान को हॉलैंड से बुलाया। दुनिया की नजरों से दूर न्यूक्लियर फैसिलिटी की जगह चुनी गई और उसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट 706। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जो फंडिंग चाहिए था वो एंटर कर्नल गद्दाफी ऑफ लीबिया ने दिया, जो पूरी दुनिया के लिए टेररिस्ट है लेकिन पाकिस्तान का करीबी दोस्त था। फंडिंग मिलने के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का काम जोरों शोरों से चलने लगा। उन्होंने यूरोपियन ब्लैक मार्केट से बैन किए गए न्यूक्लियर कंपोनेंट स्मगल किए और उसके साथ न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम भी उन्होंने अफ्रीका से स्मगल किए। पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब होने के काफी करीब था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें तारिक और नसरीन दिखाई देते हैं। नसरीन उस समय प्रेग्नेंट थी और तब उसका 5वां महीना चल रहा था। जब तारिक अपनी बीवी को प्यार कर रहा था तब उसे कुछ याद आता है जिसमें एक इंसान अपने आप को गोली मार रहा होता है और एक छोटा लड़का जो बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाद तारिक घबरा जाता है क्योंकि उसे डर था कि वो अपने बच्चे का अच्छा पिता बन पाएगा या नहीं। और इधर दिल्ली के रॉ चीफ बड़े ही घबराए हुए इंदिरा गांधी से मिलने आते हैं और वो बताते हैं कि पाकिस्तान इल्लीगल तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और हमें उस जगह को ढूंढकर उन्हें बॉम्ब बनाने से रोकना होगा, नहीं तो वो लोग बॉम्ब बनाने के बाद इंडिया पर हमला करने के लिए 2 बार भी नहीं सोचेंगे। और ये मिशन के लिए उनके पास एक सही बंदा है जो पाकिस्तान पर खुफिया तरीके से रह रहा है। और ये सुनने के बाद इंदिरा गांधी उसे ये मिशन देने के लिए कहते हैं। और इधर तारिक और नसरीन मुइम चाची के घर पर डिनर करने आते हैं, जहाँ पर नसरीन के पिता तारिक को हरी खोटी सुनाते हैं उसके छोटे से घर को लेकर और ये बात तारिक के दिल पर लग जाती है। डिनर के बाद नसरीन को घर छोड़कर तारिक चुपके से दुकान पर आ जाता है और वहाँ फोन के सामने बैठकर किसी के फोन का इंतजार करता है। तभी उसको दिल्ली से एक बंदा फोन करता है जो कि एक रॉ एजेंट होता है और उसका नाम शर्मा है। शर्मा तारिक से बहुत ही बुरी तरह से बात करता है और उसे बार बार गद्दार का बेटा कहता है, लेकिन हमें अभी भी पता नहीं कि शर्मा क्यों उसे बार बार गद्दार का बेटा कह रहा था। जब हम मूवी में आगे बढ़ेंगे तो हमें ये बात पता चल जाएगी। उसके बाद शर्मा उसे बताता है कि तुम्हें पाकिस्तान में कहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा रहा है उस जगह का पता लगाना है और इस मिशन के लिए तुम्हें जो भी जरूरी सामान चाहिए वो तुम्हें चक्री रोड के एक ढाबे से मिल जाएगा। और आखिर में तारिक से अपना पूरा नाम बताने के लिए कहता है, लेकिन तारिक प्रोटोकॉल की वजह से बताने से मना करता है। लेकिन शर्मा के जोर करने पर वो कहता है कि उसका नाम अमनदीप अजितपाल सिंह है, तो एक्चुअली में तारिक उसका असली नाम नहीं है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रोज चीफ से एक एजेंट अमनदीप के बारे में बात करते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर वो बताता है कि अमनदीप के पिता एक गद्दार थे जिन्होंने अम्बाला
एयरबेस का ब्लूप्रिंट पाकिस्तान को भेजा था और इसीलिए उसका बेटा इस मिशन के लिए सही नहीं रहेगा। तब चीफ कहते हैं कि मुझे अमनदीप पर पूरा भरोसा है और वो ये मिशन कामयाब करके ही रहेगा। अगले दिन तारिक चक्री रोड के उस ढाबे पर जाता है जहाँ का एड्रेस शर्मा ने दिया था। वहाँ पर उससे और एक एजेंट मिलता है जिसका नाम असलम उस्मानिया है, जो कि उस ढाबे का ऑनर है, और वो उसे मिशन के लिए जरूरी सामान देता है। तारिक के जाने के बाद शर्मा असलम को फोन करके कहता है कि उस पर नजर रखने के लिए, और अगर वो कुछ गड़बड़ी करे तो उससे गोली मारने का ऑर्डर भी देता है। तारिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ब्रिगेडियर साहब के घर यूनिफॉर्म पहुंचाने जाता है और जाते वक्त ब्रिगेडियर साहब के यूनिफॉर्म से 2 बटन निकाल लेता है, जिसकी वजह से ब्रिगेडियर साहब का फोन आता है मोइन चाचा जी की दुकान पर, और मोइन चाचा जी तारिक को वो 2 बटन सिलने के लिए ब्रिगेडियर साहब के घर भेज देते हैं। ब्रिगेडियर साहब से वो इतना तो पता लगा लेता है कि न्यूक्लियर बम पाकिस्तान में रावलपिंडी के आसपास ही बन रहा है और इसके लिए जो साइंटिस्ट चाहिए वो पाकिस्तान का ही है और वो बाहरी मुल्क से आया है इस काम को अंजाम देने के लिए। और फिर क्या, तारिक उस न्यूक्लियर साइंटिस्ट के बारे में पता लगाने के लिए छानबीन करना शुरू कर देता है। इधर असलम भी तारिक के ऊपर नजर रख रहा था। तारिक जो भी काम कर रहा था उसकी इन्फॉर्मेशन वो शर्मा को दे रहा था। उधर इंडिया में इंदिरा गांधी की सरकार इलेक्शन में हार जाती है और अब भारतीय जनता पार्टी के नए पीएम इस मिशन को रोकना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सब कुछ बातचीत से सुलझ सकता है। लेकिन ये बात रॉ चीफ को मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया, जिसकी वजह से अब पीएम का ध्यान रॉ के ऊपर नहीं रहेगा और अब वो पीएम की नजरों से छुपकर पाकिस्तान पर अपना मिशन जारी रख सकते हैं। और दूसरी ओर तारिक छानबीन में इतना खो गया था कि वो अपने बीवी के ऊपर इन दिनों ध्यान नहीं दे पा रहा था। और एक दिन जब तारिक छानबीन करके घर लौटता है तब उसे पता चला कि नसरीन बीमार है और उसे उसके पिताजी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये सुनते ही तारिक जल्दी से हॉस्पिटल पर पहुंचता है। वहाँ पर नसरीन के पिता उसे बहुत कुछ सुनाते हैं। तभी नसरीन अपने पिता को ये कहकर रोकती है कि वो इन दिनों काम में थोड़े से व्यस्त है। तारिक छानबीन करते हुए वो उस न्यूक्लियर साइंटिस्ट का पता लगा लेता है और जब वो ये इन्फॉर्मेशन शर्मा को देता है तो शर्मा उस पर भड़क जाता है, क्योंकि उसे न्यूक्लियर बम कहाँ बन रहा है उसकी जानकारी चाहिए था, ना कि उस साइंटिस्ट के बारे में, और इसीलिए वो तारिक को इस मिशन से हटा देता है, जिससे तारिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फोन रखने के बाद तारिक जब दुकान से बाहर निकल रहा था तब उसके सामने नसरीन के पिता आ जाते हैं और वो गुस्से में तारिक का कॉलर पकड़ लेते हैं। तारिक को लगा कि वो सब कुछ जान चुके हैं कि उनका दामाद एक रॉ एजेंट है, लेकिन बाद में पता चला कि नसरीन के पिता इसलिए गुस्सा थे कि उन्हें लगा कि तारिक का चक्कर किसी दूसरे औरत के साथ चल रहा है और इसीलिए तारिक चुप चुप कर यहाँ पर फोन करने आता है। लेकिन वही असलम जो तारिक के ऊपर नजर रख रहा था उसे लगा कि नसरीन के पिता को सब कुछ पता चल चुका है कि तारिक एक रॉ एजेंट है, और ये बात जब शर्मा को बताता है तब शर्मा उसे तारिक को मार डालने का ऑर्डर देता है। लेकिन असलम शर्मा के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, वो तारिक को मारने की बजाय नसरीन के पिता को मार डालता है अपने गन से। और इधर पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान के पीएम को गिरफ्तार कर लिया था और अब से वही पाकिस्तान को चलाएंगे, यानी पाकिस्तान पर अब मिलिट्री का राज होगा और इंडिया के लिए अब मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि तारिक असलम को मार रहा होता है, क्योंकि उसने बिना पूरी बात को जाने ही एक बेगुनाह इंसान की जान ली थी। पर तभी वहाँ पर वो मौलवी साहब आ जाते हैं हाथ में गन लेकर, और हमें पता चलता है कि मौलवी साहब असल में एक रॉ एजेंट है और वो पाकिस्तान में 9 सालों से डेरा डालकर बैठे हैं और उनका असली नाम रमन सिंह है। और वो तारिक को बताते हैं कि उन्होंने 4 साल पहले इस न्यूक्लियर साइंटिस्ट AQ खान के बारे में इंडिया में रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट किसी ने नहीं पढ़ा और अब उनके पास समय कम है, तो सबको एक साथ मिलकर इस मिशन को कामयाब करना होगा। दूसरी तरफ पिता के जाने के गम में नसरीन इन दिनों घर पर उदास रहती है और इसीलिए तारिक नसरीन को मोइन चाची के घर पर ले आता है। वहाँ पर तारिक मोइन चाची से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए नसरीन को यहाँ पर रख ले ताकि नसरीन का दिल भी बहल जाए। और मोइन चाची से उसे और एक बात का भी पता चलता है कि आर्मी ने 400 नए यूनिफॉर्म का ऑर्डर दिया है और ये ऑर्डर मोइन चाची को ना मिलकर किसी और को मिल गया है। उधर जनरल जियाउल हक इंडिया के पीएम से दोस्ती बढ़ा रहे थे ताकि समय आने पर इंडिया के पीठ पीछे छुरा भोग सके। और उधर तारिक ये पता लगा लेता है कि वो 400 नए यूनिफॉर्म का ऑर्डर लेने कल आर्मी वाले आने वाले हैं और वो उन ऑर्डर को लेकर किसी नई जगह पर जाने वाले हैं। फिर वो तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि इस बार आर्मी वालों से ही पता लगाएंगे कि न्यूक्लियर बम कहाँ पर बन रहा है। अगले दिन जब आर्मी वाले ऑर्डर लेने आए तब तारिक ने चुपके से उनके ट्रक का नंबर प्लेट चुरा लेता है। फिर वो तीनों पुलिस अफसर बनकर उस आर्मी ट्रक के सामने आ जाते हैं और ट्रक में नंबर प्लेट ना होने की वजह से वो लोग आर्मी वालों की अच्छे से क्लास लेते हैं और उनसे ये भी जान लेते हैं कि न्यूक्लियर बम कहूटा में बन रहा है, जो कि एक छोटा सा शहर है। अगले दिन वो लोग कहूटा के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर वो लोग छानबीन करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी पहाड़ के उस पार है और वो देखने के लिए तारिक और असलम वहाँ पर जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें आर्मी का एक ग्रुप मिलता है जो उस रास्ते पर पहरा दे रहे थे, तो तारिक उनसे छुपकर पहाड़ चढ़ने लगता है उस फैसिलिटी को देखने के लिए और नीचे असलम उन आर्मी वालों पर नजर रख रहा था। पहाड़ चढ़कर जब तारिक उस न्यूक्लियर फैसिलिटी की तस्वीर ले रहा था तब एक आर्मी वाला उन दोनों को पकड़ लेता है और उनकी तलाशी
तलाशी लेना शुरू करता है। जब वो तलाशी ले रहा था तब तारिक को एक बकरी दिखाई देती है और वो उस आर्मी वाले से कहता है कि वो लोग इस बकरी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं और ऐसा कहकर वो लोग किसी तरह वहाँ से बचकर आ जाते हैं। कोहुटा से वापस आकर वो तीनों शर्मा को फोन लगाते हैं। फोन पर रमन सिंह शर्मा को कोहुटा पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके बारे में बताता है, लेकिन शर्मा इस बात को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि रो के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर फैसिलिटी क्वेटा पर है, ना कि कोहुटा पर, और बहुत जल्द इजराइल क्वेटा पर हमला करने वाला था। तब तारिक शर्मा को समझाता है कि अगर क्वेटा पर न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं हुई और गलत जगह पर हमला होता है तो पाकिस्तान जरा सी भी देरी नहीं करेगा न्यूक्लियर बम को टेस्ट करने में, और उसके बाद वो डायरेक्ट इंडिया पर हमला कर देगा और हमारा पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, तो हमें जल्द से कुछ करना होगा। तब शर्मा कहता है कि हमें पक्के फिजिकल एविडेंस चाहिए कि कोहुटा पर ही न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और अगर हमें पक्के फिजिकल एविडेंस नहीं मिले तो हम इसराइल को क्वेटा पर हमला करने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इसराइल अगले 48 घंटे में क्वेटा पर हमला करने वाला है, तो तुम्हें जो करना है इन 48 घंटे में ही करना होगा। फिर तारिक फैसला लेता है कि वो फैसिलिटी के अंदर जाएगा और वहां से पक्के फिजिकल एविडेंस लाएगा। फैसिलिटी के अंदर जाना यानी अपने मौत को दावत देना, लेकिन उनके पास समय कम था तो वो तीनों इस प्लान में जुट जाते हैं, लेकिन उनका इस तरह फैसिलिटी में घुसने का प्लान परफेक्ट नहीं था। तो तारिक अपनी बीवी यानी नसरीन के लिए एक खत लिखता है, क्योंकि तारिक को भी पता है कि वो वापस नहीं लौटने वाला, और एक पासवर्ड अपनी बीवी के नाम पर बनवाता है और कुछ पैसे भी रखता है अपनी बीवी के लिए। अगले दिन तारिक जब मिशन पर जा रहा होता है तब नसरीन की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो नसरीन को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंचता है। वहाँ पर एक डॉक्टर अपने मरीज से एक्सरे मशीन की रेडिएशन के बारे में बात कर रहा था, और ये बात जब तारिक सुनता है तब उसे एक आइडिया आता है, और इस आइडिया की वजह से अब उसे फैसिलिटी के अंदर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो भी आर्मी ऑफिसर उस फैसिलिटी के अंदर काम कर रहे होंगे उनके शरीर में बहुत ज्यादा रेडिएशन होगा, और अगर उनके बालों का सैंपल मिल जाए तो उनका डीएनए टेस्ट करवा के ये पक्के तौर पर पता किया जा सकता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी कोहुटा पर ही है। तारिक ये बात जल्द से जल्द आकर रमन और असलम को बताता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर कोहुटा जाते हैं। वहाँ पर बस एक ही नाई की दुकान था जहाँ पर सभी आर्मी ऑफिसर बाल कटवाने आते थे, तो तारिक भी उसी दुकान में जाता है और दुकान के बाहर रमन और असलम खड़े थे। उस समय नाई की दुकान पर कुछ आर्मी ऑफिसर बाल कटवा रहे थे, और तभी चुपके से तारिक रमन और असलम को इशारा करता है। उसके बाद वो दोनों दुकान के बाहर झुटमुट की लड़ाई शुरू कर देते हैं और सभी का ध्यान उस लड़ाई की तरफ चला जाता है, और इस मौके का फायदा उठाकर तारिक चुपके से आर्मी ऑफिसर्स के बालों का सैंपल उठा लेता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं उस सैंपल को इंडिया पहुंचाने के लिए, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। बिना पासपोर्ट और वीजे के ट्रेन पर चढ़ना मुश्किल था, और इसीलिए तारिक पहले पगड़ी पहनकर सरदार बन जाता है और बाद में बाथरूम में जाकर एक बंदे को बेहोश करके उससे पासपोर्ट और वीजा ले लेता है, और फिर वो उस ट्रेन पर चढ़ जाता है। ट्रेन पर चढ़ने के बाद तारिक अपनी शादी की अंगूठी गुम होने का नाटक करके एक औरत के बैग में वो सैंपल डाल देता है, और जिस बंदे को तारिक ने बाथरूम में बेहोश किया था उस बंदे को होश आ जाता है, और वो होश में आते ही सब कुछ एक आर्मी ऑफिसर को बता देता है। उसके बाद वो सारे आर्मी वाले सरदार जी यानी तारिक को ढूंढने ट्रेन के उस डिब्बे में आते हैं, लेकिन तारिक उन्हें आते वक्त देख लेता है। फिर वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और उस डिब्बे के एक हिस्से में जाकर तारिक पगड़ी खोलकर नमाज पढ़ने लगता है। जब आर्मी वाले उसके पास से गुजर रहे थे तब उनमें से एक आर्मी वाला उसे पहचान लेता है और वो उसे पकड़ने आता है, लेकिन तारिक उसे मारकर ट्रेन की छत के ऊपर से भागने लगता है, और उसके पीछे पीछे आर्मी वाले भी भागते हैं और उस पर गोली चलाते हैं, और वो उनसे बचने के लिए ट्रेन के दोनों डब्बे के बीच में छुप जाता है और उन पर गोली चलाता है। आर्मी वाले धीरे धीरे गोली चलाते हुए उसके नजदीक आ रहे थे, और तभी तारिक को एक ब्रिज दिखाई देती है जो कि थोड़ी ही समय पर वो ट्रेन क्रॉस करने वाली थी। वो किसी तरह गोली चलाकर उन आर्मी वालों को रोक रहा था अपने नजदीक आने से, और जब वो ट्रेन उस ब्रिज को क्रॉस कर रही थी तब तारिक उस ट्रेन से कूद जाता है और वो ब्रिज से होते हुए नदी में गिर जाता है, और इसी तरह से वो वहाँ से बच निकलने में कामयाब होता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर शर्मा को फोन लगाते हैं, और तारिक शर्मा को उस औरत के बारे में बताता है जिसके बैग में उसने हेयर सैंपल रखा है, और उस हेयर सैंपल को जल्द से लैब टेस्ट करवाने के लिए शर्मा को कहता है। शर्मा जल्द से रो एजेंट्स को अमृतसर रेलवे स्टेशन पर भेजता है। वहाँ पर जब वो औरत ट्रेन से उतरती है तब उनके बैग से उस हेयर सैंपल को कलेक्ट कर लिया जाता है, और उस सैंपल को लेकर रो के एजेंट्स जल्द से दिल्ली पहुंचते हैं। वहाँ पर शर्मा उस हेयर सैंपल का लैब टेस्ट करवाता है, और उस टेस्ट की रिपोर्ट में ये साफ साफ पता चल रहा था कि न्यूक्लियर फैसिलिटी क्वेटा पर नहीं कोहुटा पर है, और इधर इसराइल के एयरबेस से फाइटर जेट्स निकल चुके थे क्वेटा पर हमला करने के लिए। वो लोग क्वेटा के काफी करीब पहुंच चुके थे और अब वो क्वेटा पर मिसाइल लॉन्च करने ही वाले थे। तभी शर्मा उस रिपोर्ट को लेकर रो के नए चीफ के पास जाता है और वो उन्हें इसराइल को रोकने के लिए कहता है। उसके बाद रो के नए चीफ इसराइल को तुरंत
इन्फॉर्म करते हैं और इसराइल अपने हमले को वही रोक देता है और ये बात शर्मा तारिक को फोन करके बताता है। शर्मा अपने बुरे बर्ताव के लिए तारिक से माफी भी मांगता है। उधर अब इंडिया के पीएम को भी पता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है, तो उन्होंने जनरल जियाउल को कॉल करके कहूटा पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे तुरंत बंद करने का ऑर्डर देते हैं। इस बात से जनरल जियाउल बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और उसे मजबूरन न्यूक्लियर फैसिलिटी को बंद करना पड़ता है। लेकिन जनरल जिया को ये बात अच्छे से पता है कि ये काम रो एजेंट्स ने किया है और इसीलिए जनरल जियाउल उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। इधर तारिक बहुत ज्यादा खुश था, वो जल्दी से घर लौटकर नसरीन को गले लगाता है और उससे दुबई जाने की बात करता है। उधर जनरल जियाउल आईएसआई एजेंट्स की एक मीटिंग बुलाते हैं जहाँ पर वो उन सारे रो एजेंट्स को ढूंढकर मारने का हुक्म देते हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। उसके बाद वो सारे आईएसआई एजेंट्स उन कॉल रिकॉर्ड्स को ढूंढने लगे जो पाकिस्तान से इंडिया को किए गए थे और उसके बेसिस पर उन्होंने वो सारे रो एजेंट्स को ढूंढ निकाले थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे। इधर तारिक भी दुबई जाने से पहले अपने पीछे वो सारे सबूतों को चला रहा था। उसके बाद वो नसरीन को लेकर नसरीन के मामू जान यानी मोइन चाचा जी के घर उन सबसे विदा लेने जाता है और इस तरफ आईएसआई के एजेंट्स इन रो एजेंट्स को ढूंढकर मारने के मिशन पर निकल पड़ते हैं और उन्होंने पाकिस्तान के सारे फोन लाइन बंद कर दिए थे जिससे वो रो एजेंट्स किसी को कॉल ना कर पाए। और इधर मोइन चाची के घर तारिक जब फोन मिलाता है तब वो फोन बंद पड़ा हुआ होता है जिससे तारिक को शक होता है और वो ये चेक करने के लिए बाहर जाता है। उधर आईएसआई के एजेंट्स रो एजेंट्स को ढूंढते हुए असलम के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। असलम उन्हें देखते ही समझ जाता है कि वो अब पकड़ा जाने वाला है और इसीलिए असलम उन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन अंत में असलम की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती है जिसकी वजह से आईएसआई एजेंट्स के हाथों असलम की मौत हो जाती है। आईएसआई एजेंट्स इसी तरह एक एक करके सारे रो एजेंट्स को मार रहे थे। इधर रमन सिंह असलम से मिलने उसके ढाबे पर आता है। जब रमन सिंह असलम की लाश देखता है तब वो समझ जाता है कि पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स को उनके बारे में पता चल चुका है और अब वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। और ये बात बताने के लिए वो जल्दी से तारिक के पास जाता है और उसे असलम के बारे में भी बताता है। उसके बाद रमन सिंह तारिक को अपने साथ पाकिस्तान का बॉर्डर पार करने के लिए कहता है, लेकिन तारिक उसे मना कर देता है क्योंकि वो नसरीन को किसी भी हाल में पाकिस्तान में इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर नसरीन पाकिस्तान में अकेली रही तो उसे और उसके होने वाले बच्चे को पाकिस्तान के लोग कभी शांति से जीने नहीं देंगे। तो वो जल्द से नसरीन को लेकर पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर पहुंचता है। वही आईएसआई के एजेंट्स भी मोइन चाची के घर पहुंच जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। वहाँ से उन्हें तारिक और नसरीन के बारे में पता चलता है, तो वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर तारिक किसी तरह नसरीन को लेकर उन सारे आईएसआई एजेंट्स की नजरों से बचकर एयरपोर्ट के सारे चेक पॉइंट पार कर लेता है, लेकिन आखिरी वाला चेक पॉइंट वो पार नहीं कर पाता क्योंकि उसके सामने आईएसआई एजेंट्स आ जाते हैं और सबको बारी बारी चेक करने लगते हैं। अब तारिक के पास बस एक ही रास्ता था कि किसी तरह नसरीन उस फ्लाइट में चढ़ जाए, क्योंकि दोनों का उस फ्लाइट में एक साथ चढ़ना मुश्किल था। तो उसने नसरीन को एक व्हीलचेयर में बैठाया और नसरीन से कहा कि हमें फ्लाइट में अलग अलग सीटें मिली है, तो तुम घबराना मत और मैं तुम्हें उस पार मिलूंगा। और इस तरह तारिक नसरीन से आखिरी बार अलविदा कहता है। उसके बाद नसरीन को एयरपोर्ट का एक स्टाफ लेकर चेक पॉइंट की तरफ बढ़ता है। दरअसल नसरीन जिस चेक पॉइंट से जा रही थी उस चेक पॉइंट से सिर्फ व्हीलचेयर वाले पैसेंजर ही जा सकते हैं और आईएसआई एजेंट्स जो थे वो उसके बाजू वाले चेक पॉइंट पर थे। जब नसरीन चेक पॉइंट पार कर रही थी तब उन आईएसआई एजेंट्सों में से एक एजेंट की नजर नसरीन के ऊपर पड़ जाती है और वो उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। नसरीन को इस तरह पकड़े जाते हुए देख तारिक उन आईएसआई एजेंट्सों के सामने आ जाता है और जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से वो सारे आईएसआई एजेंट्स तारिक के पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, जिससे नसरीन वो चेक पॉइंट पार कर लेती है और फ्लाइट में भी चढ़ जाती है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है जब तक कि नसरीन की फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करती और इसीलिए तारिक उन आईएसआई एजेंट्सों से लड़ रहा था जब तक कि नसरीन की फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करती। वो बार बार बोर्ड की तरफ देख रहा था कि नसरीन की फ्लाइट टेक ऑफ हुई है या नहीं। वो एक काउंटर के पीछे छुप जाता है जिसकी वजह से वो सारे एजेंट्स उस पर अनगिनत गोलियां चलाते हैं और बदले में वो भी उन पर गोलियां चलाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब तारिक की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती है और वो लोग उस पर अनगिनत फायर कर रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और तारिक बस बोट की तरफ देख ही रहा था। वो बस इतना चाह रहा था कि किसी तरह नसरीन की फ्लाइट टेक ऑफ कर ले। जब नसरीन की फ्लाइट टेक ऑफ हुई तब तारिक को राहत मिली कि नसरीन अब सुरक्षित है और इतने में वो एजेंट्स तारिक के करीब आ जाते हैं और उससे गोलियों से छल्ली कर देते हैं और वही तारिक की मौत हो जाती है। इधर नसरीन दुबई की एयरपोर्ट पर अकेली व्हीलचेयर पर बैठकर बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी पीछे से एक हाथ नसरीन के कंधे पर आता है जो कि रो के पुराने एजेंट काउसर का होता है, जो नसरीन को बताते हैं कि तारिक इस दुनिया में नहीं रहा और एक चिट्ठी पढ़कर नसरीन को सुनाते हैं जो कि तारिक ने नसरीन के लिए लिखा है। इस चिट्ठी में तारिक ने नसरीन को बताया है कि उसका नाम अमनदीप सिंह है और वो एक हिंदुस्तानी है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है।